वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज का हमारा लेक्चर उर्दू साल दोयम हिस्सा ग्रामर रमूज़ काफ के हवाले से है। अजीज तलबा, जैसा कि हमारा जो सवाल नंबर 20 नंबर मरूजी पर मुश्तमिल होगा, तो उसमें से पहले 5 सबके एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद 5 हरूफ और मुताबिकत में से, और जो तीसरा हिस्सा होता है वो हमारे पास रमूज़ काफ का होता है। तो आज हमने रमूज़ काफ के हवाले से बात करनी है कि रमूज़ काफ क्या है, और इसमें से हमारे पास जो 5 एमसीक्यूज आएंगे वो किस तर्ज पे आएंगे और किस तरह के आएंगे, उसके हवाले से हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है रमूज़ काफ की तारीफ के हवाले से कि ये एक मुरक्कब जुमला है। रमूज़ औकाफ मुरक्कब जुमला, 2 हिस्से हैं इसके, पहला रमूज़ और दूसरा औकाफ। हमने बात करनी है रमूज़ की। लफ्ज रमूज रम्ज की जमा है, यानी रम्ज इसकी वहद और रमूज उसकी जमा, जिसके लुग़वी मानी है इशारात, अलामात, निशानात वगैरह। और दूसरा लफ्ज क्या है जी? औकाफ, वक्फ की जमा है, वक्फ इसकी वहद और औकाफ उसकी जमा, जिसके लुग़वी मानी ठहराव, वक्फा करना, रुकना वगैरह। तो रमूज़ काफ के लुग़वी मानी है ठहरने या रुकने की अलामात, निशानियां और इशारात। तो रमूज़ काफ के जो इस्तिलाही मानी है कि किसी तहरीर में एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से, एक जुमले को दूसरे जुमले से और तवील इबारत के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो अलामात इस्तेमाल की जाती है उसे हम रमूज़ काफ कहते हैं। अब एक तहरीर के अंदर रमूज़ काफ का क्या मकाम हो सकता है, तो हमने देखा ना रमूज़ काफ की अहमियत। इबारत की तरतीब दुरुस्त रहती है। अगर हम रमूज़ काफ का इस्तेमाल तहरीर के अंदर करते हैं तो उससे क्या होता है कि जी कि जो इबारत की तरतीब है वो सही रहती है। उसके दूसरी जो चीज़ है वो मफ़हूम समझने में आसानी रहती है, क्योंकि जो एक पढ़ने वाला है तो वो किसी की भी लिखी की तहरीर को सूरत में सही तरीके से पढ़ पाएगा जिस वक्त रमूज़ काफ के अलामात का सही इस्तेमाल किया गया होगा। तीसरी चीज क्या है जी कि असल मतलब तक रसाई। अब जो पढ़ने वाला है वो उसी सूरत में लिखने वाले की तहरीर को सही तरीके से समझ पाएगा जिस वक्त हमने उसकी तहरीर में जो रमूज़ काफ के अलामात का है उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया होगा। चौथी चीज है ज़बान और नजर को सुकून। जिस वक्त एक कारी पढ़ रहा होता है, अगर वो ठहर ठहर के पढ़ेगा और मुनासिब वक्फे से पढ़ेगा तो उसको जबान में ठहराव मिलेगा, और दूसरा क्या है कि उसकी नजर को सुकून मिलेगा कि थोड़ा वक्फा करने के बाद फिर वो अगली मिसाल की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाएगा या अगले जुमले या हिस्से की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो जी तलबा, वैसे तो हमारे पास रमूज़ काफ की बहुत सारी अलामात का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ हमने चंद जो बेसिक हमारे बोर्ड पैटर्न के हवाले से उससे हमें बात करनी है। तो उसमें से सबसे पहले हमने बात करनी है जी सक्ता, जिसको वक्फ खफीफ भी कहते हैं। ये उसकी उल्टी अलामत है। हमने उसकी तारीफ के हवाले से बात करनी है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास जो 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं तो वो इसकी तारीफ के हवाले से भी पूछे जा सकते हैं, इसके इस्तेमाल के हवाले से भी पूछे जा सकते हैं, और दूसरा क्या है कि किस अलामत का किससे ज्यादा और किसका किससे कम वक्फ है उसके हवाले से भी बात की जाएगी। तो हम बात करते हैं सक्ता की। तो सक्ता को वक्फ खफीफ कहते हैं। ये उल्टा कौम है उसकी अलामत कि सक्ता की अलामत इबारत में मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है, यानी जहां इबारत में हमने मुख्तसर वक्फे के लिए रुकना होगा, हमने बगैर सांस तोड़े अगले जुमले की तरफ जाने और पिछले जुमले के दरमियान जब मुख्तसर सा ठहराव लेंगे तो वहां पर सक्ता की अलामत इस्तेमाल होगी। दूसरा कहते हैं इबारत में मुख्तलिफ इसमों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जिस वक्त एक से ज्यादा मुतबादिल नाम इस्तेमाल किए गए होते हैं। जिस तरह से देखिए, मैंने मिसाल में लिखा अली, असद और अकरम स्कूल गए, तो अली और असद के दरमियान हमने क्या करना है, ये मुख्तलिफ इसमें, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सक्ता की अलामत का इस्तेमाल करना है। उसके बाद कहते हैं अशिया की एक से ज्यादा खसूसियात और अशिया की फहरिस्त लिखते वक्त, जिस वक्त हम किसी भी चीज की एक से ज्यादा खसूसियात लिखते हैं या हम अशिया की फहरिस्त बना रहे होते हैं, जैसे मैंने देखिए मिसाल दी है कि पानी मीठा, ठंडा और खुश जायका है। अब मीठा और ठंडा इसकी 2 सिफात हैं, इसके दरमियान हमने सक्ता की अलामत का इस्तेमाल किया। इसी तरह से अशिया की फहरिस्त लिखते हुए कि बाजार से चीनी, घी, आटा और दाल। अब चीनी घी के दरमियान और घी और आटे के दरमियान हमने क्या किया,
सख्ता की अलामत का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये इबारत के अंदर सबसे कम तरीन ठहराव के लिए क्या की जाएगी, अलामत इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या जी कि वक्फा या निस्फ वक्फ, उसकी अलामत उल्टा कॉमा और उसके नीचे छोटा सा डॉट है। कहते इबारत में सख्ता से कुछ ज्यादा ठहराव के लिए, यानी जिस वक्त हम सबसे कम तरीन ठहराव ले रहे थे तो वो हमारे पास किसका था, सख्ता का। तो सख्ता से कुछ ज्यादा ठहराव के लिए वक्फा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तवील जुमले के हिस्सों को आपस में मिलाने और जोर देने के लिए वक्फा की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। यह अलामत मुरक्कब जुमला के हिस्सों को दरमियानी वक्फा के लिए आती है। अब देखिए जहां पर हम मुरक्कब जुमले से मुराद एक तवील जुमला है जिसके एक से ज्यादा हिस्से हैं। जैसे देखिए यहां पर मैंने मिसाल लिखी कि लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का दारुल हुकूमत है। अब देखिए तवील जुमला या मुरक्कब जुमला है, इसके दो हिस्से हैं। तो यहां पर हमने क्या करना जी, जो वक्फा उसकी अलामत का इस्तेमाल किया। इसी तरह से कहते हैं कि जी जो करेगा सो भरेगा, यहां पर हमने क्या जी वक्फा की अलामत का इस्तेमाल करना है। यानी सख्ता हमारे अल्फाज के दरमियान वक्फे को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह से जो वक्फा है वो सख्ता से ज्यादा, यानी मुरक्कब जुमला है जोर देने के लिए या इस सख्ता से कुछ ज्यादा ठहराव के लिए हमने क्या करना है जी, वक्फा की अलामत का जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तीसरी चीज हमारे पास क्या जी, रब्त या वक्फे लाजिम। अब हमारे पास सख्ता और वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए रब्त की अलामत का इस्तेमाल होगा, यानी इन दोनों से ज्यादा रब्त के अंदर हमने ठहरना होगा। कहते हैं इबारत में वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए रब्त की अलामत इस्तेमाल होती है। इस तरह से किसी शख्स का कौल नकल करते वक्त साबका जुमले के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए रब्त की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने जब किसी के कहे गए अल्फाज के साथ उसको ताल्लुक जोड़ना है, देखिए मिसाल में देखिए कि क़याद आज़म ने फरमाया, तो हमने यहां रब्त की अलामत लगाई, काम काम और काम। अब ये इस इबारत के साथ यानी क़याद आज़म के साथ उसके ताल्लुक को, उसके अल्फाज को जोड़ने के लिए हमने दरमियान में रब्त की अलामत लगाई। इस तरह से जुमला है कि सच है इत्तफाक में बरकत है, तो हमने यहां पर जो रब्त की अलामत लगाई, क्योंकि इस जुमले का इस जुमले के साथ क्या किया जा रहा है, रब्त किया जा रहा है। हमने दो हवालों से बात करनी है, एक तो हमारे पास वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए और दूसरा क्या जी कि पिछले जुमले के साथ जो अगले जुमले का रब्त है वो जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, दरमियान में रब्त की अलामत का इस्तेमाल करना है। इस तरह से चौथी जो हमारी चीज है वो है जी तफसीलिया। ये उसकी अलामत है, दो डॉट और दरमियान में छोटी सी लाइन। कहते हैं इबारत में किसी चीज की तफसील बयान करते वक्त जो अलामत इस्तेमाल करते हैं उसे सख्ता कहते हैं। यानी हमने किसी चीज की वजाहत करनी है, पिछले जुमले की आगे हमने क्या करनी होगी, वजाहत देनी होगी, तो हमने वहां पर तफसीला की अलामत का इस्तेमाल करना है। कहते हैं कि जी तफसीला की अलामत गुज़श्ता बात या जुमले के आगे वजाहत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके बाद वजाहत करते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं वर्जिश के मदरजा ज़ैल फवायद हैं। अब इस जुमले की हमने वजाहत देनी है, तफसील देनी है, तो हमने यहाँ रब्त की अलामत लगाई, उसके बाद क्या नीचे हम उसकी तफसील लिखेंगे। इस तरह कहते हैं पाकिस्तान में मदरजा फसलें काश की जाती हैं, तो हमने यहाँ तफसीला की अलामत लगाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वजाहत देंगे। तो अब ये रब्त से भी ज्यादा ठहराव तफसीला के अंदर आएगा। अब हमारे बोर्ड पैटर्न के अंदर क्या है जी कि इन चारों अलामात का एक दूसरे से फर्क का एक सवाल पूछा जाता है कि किस अलामत का किससे ज्यादा और किस अलामत का किससे कम ठहराव है। तो इनके दरमियान वक्फे को समझने के लिए एक लफ्ज मैंने लिखा है यहां पर, एक हिर्स के तौर पर लफ्ज है जी सूरत। इसके चार अल्फाज हैं, सीन, वाव, रे और ते। सीन से सख्ता, वाव से वक्फा, रे से रब्त और ते से तफसीलिया। अब बोर्ड के अंदर अगर हम तारीफ के हवाले से बात करते हैं तो कभी पूछ लेता है कि वक्फा का किससे ज्यादा ठहरा हुआ है, तो वो सख्ता से ज्यादा ठहरा हुआ है। इस तरह से वक्फा का किससे कम ठहरा हुआ है, तो वो रब्त से कम ठहरा हुआ है। इसी तरह से रब्त से ज्यादा ठहराव किसका है, तफसीलिया का, या रब्त से कम ठहराव किसका है, वक्फा का। तो अज़ीज़ तलबा आपको इसको आसानी से याद करने के लिए आपने एक लफ्ज सूरत को ध्यान में रखना है और इसकी तरतीब से समझना है कि सीन का पहला लफ्ज क्या है जी, सीन से सूरत बनता है, सख्ता बनता है, तो इसका मतलब सबसे कम ठहराव जो होगा वो सख्ता का होगा। सूरत का दूसरा लफ्ज वाव से बनता है, तो इसका मतलब क्या है जी, वक्फा। तो सख्ता से
ज्यादा ठहराव वक्फे का होगा। इसी तरह से क्या होगा, सूरत का तीसरा लफ्ज रे है तो रब्त, इसका मतलब क्या होगा कि वक्फे के बाद जो ज्यादा ठहराव होगा वो रब्त का होगा। और तिला के बाद हमने जिस अलामत का इस्तेमाल करना है जी वो हमारे पास है खत्मा या वक्फे लाजिम। कहते हैं इबारत में मुकम्मल तरीन ठहराव के लिए खत्मा की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमने पीछे पढ़ा कि सबसे मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए सख्ता, सख्ता से ज्यादा ठहराव के लिए वक्फा, वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए रब्त, और उसके बाद तफसीलिया, तफसीला के बाद क्या जी सबसे जो मुकम्मल तरीन ठहराव या मुकम्मल ठहराव जिसकी हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या जी खत्मा या वक्फे मुतलक। कहते जैसा जुमला मुकम्मल हो जाए तो उसके आखिर में खत्मा की अलामत लगाते हैं। इसी तरह से दूसरी जो सबसे अहम बात खत्मा की अलामत का है वो अंग्रेजी मुखफ़फ़ात के दरमियान, जब हम अंग्रेजी मुखफ़फ़ात लिखेंगे तो उसके दरमियान भी खत्मा की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जुमले के अंदर देखते हैं कि उमैर ने खाना खा लिया है, तो जुमला मुकम्मल हो गया तो उसके बाद हमने यहाँ पर खत्मा की अलामत लगाई। दूसरी जो खत्मा की अलामत का इस्तेमाल है वो अंग्रेजी के मुखफ़फ़ात हैं कि अल्लामा इकबाल MA-PhD थे। अब MA के दरमियान ये दो मुखफ़फ़ात हैं, इसके दरमियान खत्मा की अलामत। इस तरह से PhD तो ये मुखफ़फ़ात हैं, इसके दरमियान हमने खत्मा की अलामत का जो है वो इस्तेमाल करना है। यानी इसका दो तरह का इस्तेमाल होगा, एक जिस वक्त जुमला मुकम्मल हो रहा है उसके आखिर में, और दूसरा क्या जी कि जहां पर हमारे अंग्रेजी के मुखफ़फ़ात लिखेंगे उसके दरमियान। और आमतौर पर इसका जो तारीफ के हवाले से हमसे पूछा जाता है कि मुकम्मल तरीन ठहराव के लिए तो हमारे पास क्या जी खत्मा या वक्फे मुतलक। उसके बाद हमारे पास है जी सवालिया या इस्तफहामिया, अफाम तफहीम से निकला है, पूछना या दरियाफ्त करना, ये उसकी अलामत है। कहते जब किसी जुमले में कुछ पूछना या दरियाफ्त करना मकसूद हो, यानी हम कुछ पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं या सवाल अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उस जुमले के आखिर में सवालिया की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल में लिखा गया है कि कमरे में कौन है, तो पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो ये सवालिया की अलामत आएगी। दूसरा है कि जी कि उमैर आप कहाँ जा रहे हैं, तो उमैर से पूछा जा रहा है, दरियाफ्त किया जा रहा है, तो जुमले के आखिर में सवालिया की अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सातवीं अलामत है वो है जी निदाया, फिजाया और इस्तजाबिया। अब इन तीनों की अलामत तो एक ही होगी, लेकिन जुमले के इस्तेमाल के लिहाज से इसमें क्या होता है, फर्क होता है। हम पहले बात करते हैं निदाया की, कहते इबारत में किसी को पुकारना या अपनी तरफ मुतवज्जा करना मकसूद हो तो वहां पर यही अलामत बतौर निदाया इस्तेमाल होगी। देखिए कैसे, अली इधर आओ। अब मुखातिब क्या जाए अली का, तो अली के नाम के फौरन बाद हमने क्या करनी होगी, इस अलामत का इस्तेमाल करना है, तो ये अलामत बतौर यहां पर निदाया के इस्तेमाल हुई है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है कि खवातीन और हजरात, हम मुखातिब कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं, मुतवज्जे हो तो खवातीन और हजरात के बाद इस अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिस जुमले के अंदर किसी को मुखातिब किया जाए, मुतवज्जे किया जाए अपनी तरफ, तो उसके इख्तिताम में यानी नाम के बाद जो अलामत आएगी उसे हम क्या कहते हैं, बतौर निदाया। दूसरी चीज क्या है जी, फिजाइया। अलामत वही है कि इबारत में दुख या खुशी का इजहार करना हो तो यह अलामत बतौर फिजाया इस्तेमाल होती है। अब देखिए यहां पर वही अलामत है, लेकिन यहां बतौर ये जुमले के इस्तेमाल हुई तो ये फिजाया। कहते हैं आहा हम मैच जीत गए, तो खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो आहा के बाद हमने इस अलामत का इस्तेमाल किया, तो ये बतौर यहां पर फिजाया इस्तेमाल हुई। उसके बाद इस्तजाबे की हम बात करते हैं, अलामत वही है तीनों की, तमन्ना या हैरत का इजहार करना हो तो यह अलामत बतौर इस्तजाबे के इस्तेमाल होती है। यानी हम यहाँ पर हैरत या तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, जैसे लिखता है कि काश, उसके बाद अलामत वो आ जाता। अब यहाँ पर तमन्ना की जा रही है, तो उसके लिए हमने क्या करनी है जी, ये अलामत इस्तेमाल करनी। यानी इन तीनों जुमले की निदाया, फिजाया और इस्तजाबिया, अलामत तो तीनों की एक ही होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है जी, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से किया जाएगा। मुखातिब करेंगे, तवज्जो अपनी तरफ लेंगे किसी की, तो वहां पर बतौर निदाया, खुशी या दुख का इजहार करेंगे तो वहां पर बतौर फिजाइया, और अगर हैरत या तमन्ना का इजहार करेंगे तो बतौर इस्तिजाबे इस्तेमाल होगी। उसके बाद हमारे पास अगली अलामत है जी, वो है जी वावैन। ये उसकी अलामत है उल्टे और सीधे कौमें। इबारत में जब किसी का कौल, फरमान, आयात का तर्जमा
یا किसी की कही की बात को वो उसी के अल्फाज में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो उसके दोनों अतराफ वावैन की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कायद-ए-आज़म ने फरमाया, तो ये काम, काम और काम, तो ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज हूबहू दोहराए जा रहे हैं, तो उसके शुरू और आखिर में हमने वावैन की अलामत का इस्तेमाल करना है। इस तरह से फरमान नबी है, तो हम नमाज मोमिन की मिराज है, तो उसके शुरू और आखिर के अंदर हमने वावैन की अलामत का जो है वो इस्तेमाल करना है। इस तरह से किसी आयात का तर्जमा किया जा रहा है, कुरान के हवाले से कोई बात की जा रही है, या किसी के कोई कोटेशन लिखी जा रही है, तो दोनों अतराफ हमने क्या करना है जी, वावैन की अलामत का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास कौसैन, इसको खतूत वादानी भी कहते हैं, ये ब्रैकेट है। कहते हैं इबारत में कौसैन की अलामत जुमला मुतरजा के दोनों अतराफ आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुमला मुतरजा क्या है। कहते हैं जुमला मुतरजा ऐसा जुमला होता है जो गुज़श्ता जुमले की वजाहत करता है। गुज़श्ता जुमले का मतलब जो पीछे जुमला दिया गया, क्योंकि जो कौसैन की अलामत होगी वो दो जुमलों के दरमियान में आएगी, यानी एक हिस्सा उसका पहला होगा, एक हिस्सा उसका बाद का होगा, तो पिछले जुमले के मफहूम को समझने में मदद देगी। जैसे देखें, आपका बेटा बहुत लायक है, जुमला तो मुकम्मल है, लेकिन अब ये जो आपका बेटा है, तो उमैर, यानी उमैर जो आपके बेटे की वजाहत कर रहे हैं। इसी तरह से कहते हैं कि आपकी दोस्त मुझे बाजार में मिली। अब यहां दोस्त से मुराद क्या है, उसने ब्रैकेट में लिखा लैबा, यानी ये लैबा आपके दोस्त की वजाहत कर रही है। इस तरह से उमैर आपके बेटे की वजाहत कर रही है। जब जुमला मुतरजा ये जो दरमियान में जुमला आ गया, तो ये पिछले जुमले की क्या करेगा, वजह। इसके बगैर भी जुमला मुकम्मल होगा, लेकिन हमें अफहाम और तफहीम में दिक्कत पेश होती है कि जी कि आपका बेटा पता नहीं किस बेटे की बात की जा रही है, इस तरह से आपकी दोस्त पता नहीं किस दोस्त की बात की जा रही है। लेकिन जैसे हम ये दरमियान में ब्रैकेट में जुमला मुतरजा में ये लफ्ज लिख देंगे, जैसे ऊपर वाले जुमले में आपका बेटा उमैर, तो उमैर इस जुमले की वजाहत कर रहे हैं, इस तरह से लैबा आपकी दोस्त की वजाहत कर रहे हैं। तो इस तरह से इस जुमले को हम जुमला मुतरजा कहते हैं। तो वो गुज़श्ता जुमले यानी पिछले जुमले की क्या करता है, वजाहत करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं खत की। खत और कौसैन दोनों का इस्तेमाल एक ही है। कहते हैं खत का इस्तेमाल भी कौसैन की तरह जुमला मुतरजा के अतराफ ही आता है, यानी उसके आप लोग कौसैन लगा दें या खत लगा दें, दोनों का अलामत का इस्तेमाल एक ही होता है। जैसे देखें कायद-ए-आज़म, अल्लाह उन पर रहम करे, ये आप देखें उसके शुरू और आखिर में क्या जी, ये अलामत लगाई गई, अल्लाह उन पर रहम करे, अजीम सियासतदान थे। तो ये जो अलामत है ये बतौर यहाँ पर खत के इस्तेमाल हुई है, और ये जुमला मुतरजा के अतराफ लगाई जाती है, या किसी जुमले की तशरीह के शुरू और आखिर में भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो थी 10 वो बुनियादी अलामत जिनके मुतल्लिक हमारे पेपर के अंदर 5 किस्म के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। दूसरा कुछ मुतफर्रिकात हैं, जो मिलती जुलती अलामतें हैं, जैसे अलामत शेर है, तो ये आ गई। उसके बाद अलामत मिसरा, ये हम आधा शेर निस्फ शेर के शुरू में लगाते हैं। अलामत तखल्लुस, शायर का जब तखल्लुस लिखा जाए तो उसके ऊपर अलामत आती है। उसके बाद है खत फाजिल, तो ये हमारे पास क्या है जी कि उसकी थोड़ी सी टेढ़ी अलामत होती है। उसके बाद अलामत हाशिया, बिल्कुल ऐसे सीधी। उसके बाद अलामत हज़फ, ये डॉट डॉट जो है वो लगाए जाते हैं। तो जी तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें से हमारे पास 5 किस्म के एमसीक्यूज आएंगे। वो आम तौर पर जो एमसीक्यूज आते हैं वो हमसे लफ्ज देकर उसकी अलामत पूछी जा सकती है। दूसरा, किस अलामत का किससे ज्यादा और किसका किससे कम जो है वक्फा हो सकता है, या जुमले के अंदर इसके इस्तेमाल के हवाले से जो है वो बात की जाएगी इंशाल्लाह। इनसे मुतल्लिका इसी पेज के ऊपर आपसे जो एमसीक्यूज हैं इसके, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इस टेस्ट को और इसके अलामात को यहां से समझने से आप लोगों के ये 5 किस्म के जो एमसीक्यूज हैं वो आसानी से हल हो सकते हैं। वस्सलाम।